41 बार मंत्र पूरा करने के बाद वे चारों लोग एक साथ उस दरवाजे के सामने से गायब हो गए। महागुरु भी अचंभित रह गए कि अचानक ये लोग कहाँ गए। तेज धूप, गर्म और शुष्क हवा अमजद के शरीर को सुखा रही थी। अमजद ने धीरे धीरे आंखें खोलना शुरू किया तो उसे केवल आसमान दिखाई दिया, नीला आसमान और सिर के ऊपर चमकता सूरज। अमजद अपनी आंखें ठीक से खोल भी नहीं पा रहा था। उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की तो खुद को एक बड़े मरुस्थल में पाया, जहां दूर दूर बस रेत ही रेत। खुद को एक रेगिस्तान में अकेला पाकर अमजद बुरी तरह घबरा गया और उसकी एकदम चींख निकल गई। उसकी चींखने की आवाज नीलम, वेदांश और रघु तक पहुंच चुकी थी। यही हाल बाकी तीनों का भी था। चारों दोस्त तीतर बितर हो गए थे। अमजद की आवाज से बाकी तीनों भी उठ गए। शायद ये लोग पास पास ही थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग यहाँ कब और कैसे आए। सबको बस अपना मंत्र पढ़ना याद था। उन सब का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उस पर ये शुष्क जलवायु, गर्म हवा के थपड़े चारों की हालत और अधिक बुरी कर रही थी। रघु, नीलम, कहाँ हो तुम लोग? अमजद चींख चींख कर आवाज लगा रहा था। वेदांश अमजद के सबसे करीब था। वेदांश को अमजद की आवाज सुनाई दी, इसीलिए उसने अमजद का उत्तर दिया, लेकिन अमजद को आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी। उस मरुस्थल में रेत के ऊंचे ऊंचे टीले होने की वजह से आवाज ना तो साफ सुनाई दे रही थी और ना वे लोग एक दूसरे को देख पा रहे थे। चारों ने अपनी अपनी जगह से चलना शुरू कर दिया। चारों में से किसी को भी नहीं पता था कि वह एक दूसरे को कैसे खोज पाएंगे। बस एक उम्मीद थी कि शायद चारों दोस्त मिल जाए। धीरे धीरे सूरज भी ढल रहा था। अब मौसम थोड़ा सर्द हो चला था, जिससे इन चारों को थोड़ा सुकून मिलने लगा। नीलम थक के घुटनों के बल रेत पर बैठ गई। तभी उसे सामने से आता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी कोई और नहीं, रघु था। रघु को देखकर नीलम के जैसे प्राण वापस आ गए हो। नीलम एकदम उठ के रघु की ओर आने लगी। थैंक गॉड, कोई तो मिला, वरना मैंने तो हार मान ही ली थी। नीलम हाफते हुए बोली। बाकी लोग पता नहीं कहाँ है। मैं तो बहुत देर से यूं ही चल चल के थक गया, अब आवाज भी नहीं निकल रही। रघु बोला। तभी दोनों को सामने से वेदांश आता दिखा। वेदांश ने भी इन्हें देख लिया था। रघु और नीलम के चेहरे पर अब मुस्कान थी। अमजद कहाँ होगा? नीलम ने पूछा। वो भी मिल जाएगा, बस जहाँ कहीं हो। ठीक हो डॉन, रघु बोला। वेदांश के पास आते ही रघु और नीलम वेदांश के गले लग जाते हैं। वेदांश अमजद के बारे में पूछता है, लेकिन रघु और नीलम भी नहीं जानते कि वो कहाँ है। ठंडी हवाएं अब तेज हो चली थीं। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रेत पर चलना अब बहुत भारी लग रहा था। तीनों का शरीर थक चुका था और फिर नीलम एकदम गिर पड़ी। रघु, नीलम को क्या हुआ? वेदांश ने नीलम को उठाते हुए कहा। मुझसे भी अब नहीं चला जा रहा है, मैं भी थक चुका हूँ। रघु इतना बोलकर नीचे बैठ गया और एकदम बेहोश हो गया। वेदांश बेबस था। वो चाह के भी इनकी मदद नहीं कर पा रहा था। वो मन ही मन भगवान को याद कर रहा था कि कहीं से कोई मदद मिले। दिन भर चलने के बाद उसने इस बात की आस खो दी थी कि यहाँ कोई इंसान भी मिलेगा। थोड़ी देर बाद वेदांश का वही हाल हुआ जो रघु और नीलम का हुआ था। वेदांश भी बेहोश हो गया। ठंड की वजह से तीनों के शरीर सख्त हो चुके थे। थोड़ी देर बाद गिरते संभलते अमजद तीनों दोस्तों तक पहुंचा ही था कि उसने देखा तीनों बेहोश पड़े थे। अमजद ने सभी को उठाने कोशिश की, लेकिन कोई भी होश में नहीं आया। उनके शरीर बहुत ठंडे और सख्त हो गए थे। अमजद अपने दोस्त के पास जमीन पर ही बैठा रहा कि तभी उसे कुछ सुनाई दिया। एक भारी भरकम कदमों की आवाज अमजद के कानों में पड़ी। उस लगा शायद कोई इंसान यहाँ उसकी मदद करने के लिए आया है। वो खड़ा होकर अपने चारों तरफ देखने लगा। उसे एक बहुत ही लंबा आदमी आता दिखाई दिया। अंधेरा होने की वजह से वो उस आदमी को ठीक से नहीं देख पा रहा था। वह उस आदमी की ओर जाने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह आदमी अमजद के करीब आता गया, अमजद की आंखें चौड़ी होती गई है। वह उस आदमी को देखकर बुरी तरह डर गया। वह कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाला आदमी था।
वह जो कोई भी था, उसकी एक आंख गायब थी, दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे और वह रुक रुक कर एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। उस आदमी के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, उसके शरीर का मांस चित्रों की तरह फटा हुआ था। अमजद उस मृत मानव को देखकर बुरी तरह लड़खड़ाते हुए वापस अपने दोस्तों की ओर भागा और उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने दोस्तों को नहीं उठा सका और अंत में खुद भी बेहोश हो गया। अगले दिन अमजद की आंख एक झोपड़ी में खुली। वह तुरंत उठकर बैठ गया। अपने आप को एक झोपड़ी में पाकर वह फिर हैरत में था कि अब ये मैं कहाँ पहुँच गया। झोपड़ी में एक छोटा सा दरवाज़ा था जो नीचे बैठकर ही खोला जा सकता था। अमजद ने जल्दी से वह दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ आया तो देखा यहाँ तो पूरी एक बस्ती बसी हुई है। छोटे छोटे अर्ध नग्न बच्चे आपस में जमीन पर कुछ बनाकर खेल रहे हैं। एक औरत जिसने केवल अपने नीचे का हिस्सा रख रखा है, आग में कुछ पका रही है। आदमी और औरत सभी लोगों की लगभग एक जैसी ही वेशभूषा थी। अमजद एकटक ये दृश्य देखता रहा, तभी एक छोटी लड़की अमजद के पास आई और अमजद का हाथ पकड़कर बोली, कौन कौन। अमजद को समझ नहीं आया कि ये लड़की क्या बोलना चाह रही है। वह लड़की अमजद का हाथ खींचने लगी और दोबारा बोली, कौन जो विनो तो इज हायर। उस लड़की की भाषा अमजद के सिर के ऊपर से निकल रही थी, लेकिन अमजद उस लड़की के कोम से कम शब्द को समझ पा रहा था, इसीलिए अमजद उस लड़की के साथ चल दिया। वो लड़की अमजद को दूसरी झोपड़ी में गई। अमजद में आंखों में अब चमक थी क्योंकि उसके सारे दोस्त उस झोपड़ी के अंदर बैठे बातें कर रहे थे। अमजद को देखकर उसके तीनों दोस्तों को बहुत खुशी हुई। वे तीनों तुरंत बाहर आए और एक दूसरे के गले लगने लगे। यार, ये हम लोग यहाँ कैसे और कब आए? अमजद ने सवाल किया। हम में से किसी को नहीं पता, बस सबको वो आखिरी मंत्र का उच्चारण याद है। नीलम बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दरवाजे के पीछे ये रेगिस्तान ही हो? अमजद बोला, अरे नहीं, कहीं हम लोग मर तो नहीं गए? रघु डरते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? मरने के बाद हम लोग यहाँ रेगिस्तान में आएंगे? नीलम ने कहा, हम नर्क में पहुंच गए हो जो ये गर्मी बर्दाश्त करनी पड़नी है। रघु बोला, अच्छा, तो फिर रात को क्या हमने जन्नत की सैर की थी, क्योंकि रात तो ठंडी हवा ने हमारी जान निकाल दी थी। नीलम ने रघु की मजाक बनाते हुए कहा, अरे दोस्तों, रात से याद आया कि मैंने कल रात एक भयंकर आदमी देखा था। तुम लोग तो बेहोश पड़े थे, लेकिन जब वो आदमी मेरे पास आया तो पहले तो मुझे लगा कि कोई इंसान आ रहा है जिससे मैं मदद ले सकता हूँ, लेकिन जब वह मेरे बहुत करीब आ गया तो वह कोई आदमी नहीं, जोम्बी था, जोम्बी। अमजद बोला, इनसे मिलो तो पैदल चलो। नीलम ने कहा, अरे यार, सच में मैंने सच में एक जिंदा लाश को चलते हुए देखा। अमजद ने अपनी बात को सच बताते हुए कहा, अच्छा, तो उसने हमें मारा नहीं? नीलम ने पूछा, तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है ना? अमजद ने गुस्से में कहा, तुम लोग बहस क्यों कर रहे हो? पहले ये तो पता लगाओ कि यह जगह कौन सी है। वेदांश ने कहा। चारों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, तभी एक बड़ा लंबा चौड़ा सा आदमी उनके पास आया और वह अपनी ही भाषा में बोलने लगा, मेदा गेते गेरीत कोम एनीत। चारों दोस्त उस आदमी की शक्ल देखने लगे। क्या कहना चाहते हो भाई? हिंदी में बोलो। रघु बोला, पहले ये बताओ ये कौन सी जगह है? अमजद बोला। सभी एक के बाद एक सवाल कर रहे थे। वह आदमी भी इनका मुंह देखा रहा था और फिर अपने शब्द दोबारा दोहरा रहा था। वेदांश ने उस आदमी से कहा, Sorry, I don't understand your language. क्रमशः अगला भाग जल्द ही प्रकाशित होगा। आपको मेरी ये कहानी अब तक कैसी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताइए।